चीन का ये जो डबल स्टैंडर्ड है सामने क्या करता है और पीठ पीछे क्या करता है, ये आइए आपको बताते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जी हां, भारत की सीमा पर शुरू करने पर सहमति जताता है सामने, लेकिन खतरनाक डैम भी फिर बनाता रहता है। ये पीठ पीछे काम करता है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति सामान्य आपको बताता है कि सब कुछ सामान्य है एलएसी पर, लेकिन फिर भारत की सीमा पर खतरनाक डैम बनाता है और इस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो उनके जवान हैं वो हावी होना भारत के जवान पर शुरू हो जाते हैं। गलवान जैसी जो घटना सामने आई वो ये बताती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने पर सहमति पहले चीन की तरफ से जताई गई थी, लेकिन फिर उसके बाद खतरनाक डैम बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है, लद्दाख के पास विस्तारीकरण कर रहा है। ये बताता है कि चीन सामने ये रख रहा है कि डबल स्टैंडर्ड है। इससे पहले वो नरमी दिखा भी चुका है। बहरहाल हमारे साथ अस्थाना सर हैं, मैं एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। अस्थाना सर, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो विरोधाभास लगातार चीन के भीतर है, जब प्रधानमंत्री मोदी से शी जिनपिंग मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, लेकिन जब बात आती है पॉलिसी मेकिंग की, जब बात आती है बॉर्डर पर बातचीत की, तब उस समय नरमी देखने को नहीं मिलती है, सख्ती देखने को मिलती है। भारत तो फिर अपना रुख अख्तियार करेगा। क्या भारत निर्भरता कम कर पाएगा चीन पर? देखिए, भारत निर्भरता कम करना बहुत शॉर्ट पीरियड में तो मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी डिपेंडेंट हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल हों, API हों, और या बाकी जो उन्होंने डिजिटल एनक्रोचमेंट किया हुआ है, मोबाइल मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ है, इन सबको वक्त लगेगा थोड़ा सा। सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या क्या किया जा सकता है। जहां तक काउंटीज़ का सवाल है, उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। कारण ये है कि जो हमारे पास है वो तो हमारे पास रहेगा और वो हम मजबूती से पकड़ कर बैठे हुए हैं। जो हमें लेना है वो भविष्य की बात है। जहाँ तक डैम्स का सवाल है, वहाँ पर हमें भी अपने कुछ डैम बनाने पड़ेंगे, और जैसे कि टेक्नोलॉजी है कि अगर वो पानी ज़्यादा छोड़ देता है तो हम उनको उसके असर को रोक पाएँ, उसके लिए हमें अलग अलग डैम बनाने पड़ेंगे सियांग रिवर के ऊपर। और अगर हम वो बनाते हैं तो हम भी उतनी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और हमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। उस लिहाज से थोड़ी कमी ज़रूर आएगी पानी की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चीन पानी को ग्लोबल कॉमन नहीं मानता, जबकि हम ग्लोबल कॉमन मानते हैं। हमने ट्रीटी साइन की हुई है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से उसने नहीं की है। हमें जोर लगाना पड़ेगा और बांग्लादेश को भी साथ में लेके जोर लगाना पड़ेगा कि कोई किसी की ट्रीटी साइन की जाए, हाइड्रोलॉजिकल डाटा पास किया जाए। इन दोनों चीज़ों के ऊपर हमें उसको चीन को घेरना पड़ेगा अलग अलग फोरम में। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बताई मेरे को पैनलिस्ट ने। और उसी के साथ साथ कहा जाता है कि जब अगर चीन आपके सामने एक फ्रंट पैदा करता है या दो फ्रंट पैदा करता है तो आप उसके सामने मल्टी फ्रंट पैदा कीजिए। यानी कि अमेरिका और बाकी देशों के साथ क्वाड हो गया, बाकी जगह से आप उसी मुताबिक संबंध करके। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं इसी को एक सवाल के जरिए एक्सटेंड कर रहे हैं। और मनीष, आपसे हम चाहेंगे कि इसका जो अभी इनिशिएट कर रहा है, एक तरीके से इन इश्यूज को एस्केलेट कर रहा है चीन, ये साफ दिख रहा है। इसका जो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट है या हमारी जो पॉलिसी है या अब तक जो हम कोशिश कर रहे हैं उस पर सीधा सीधा क्या असर दिखाई देता है? और भारत ने जो एक शुरुआत में पॉलिसी अपनाई कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लें ताकि चाइना के आसपास के जितने देश हैं वहां पर हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं, क्या वो भी अब प्रभावित होगी? क्योंकि ये जो कदम है चीन की तरफ से वो ये साफ दिखा रहा है कि चीन अपनी नीति, अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, चाहे आप कितनी भी बैठ के कर लें, कितने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले लें। देखिए, मई 2020 के बाद जो तनाव भारत और चीन के संबंधों में था, 5 साल के बाद एक बार फिर से कम दोनों देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या टॉप लीडरशिप है वो ये बताने में लग रही है कि भारत और चीन एक बार फिर से अच्छे संबंध करने को जा रहे हैं। मतलब हिंदी चीनी भाई का छोटा वर्जन जताने की कोशिश हो रही है। भारत के भी चीन को लेकर जो डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है उसमें सच में नए सिरे से रिवीजन की जरूरत है। आप ये देखिए, पिछले कुछ महीनों से जो बदलाव आया है, हम ताइवान को लेकर एक बार फिर से पीछे हट गए हैं। हम ताइवान को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। हर कोई जानता है कि चीन का मकसद है इस साल ताइवान को कब्जा में करना, लेकिन हमने ताइवान के साथ रिश्तों में भी अचानक कमी ला दी है। हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से हम वन चाइना पॉलिसी के इर्द गिर्द ही चीन को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है।
वैसे भी भारत का लक्ष्य तो यही है कि 2047 तक हम विकसित भारत और बनेंगे। मनीष, क्या क्वाड जैसे संगठन एक भारत का हथियार या जरिया बन सकते हैं प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए? देखिए, मकसद तो यही था, क्वाड को बनाने के पीछे का मकसद ही यही था कि चीन को चारों तरफ से घेरना, और इसके लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ये सब साथ आए थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ ये कि रूस और चीन की दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई, और हमारे लिए ग्रेटर गुड में ये जरूरी था कि हम उस खेमे में भी एक्टिव दिखें, और इसलिए हमने ब्रिक्स को क्वाड की तुलना में ज़्यादा मजबूत करने के लिए सोचा है। अब ऐसी स्थिति में भारत का जो अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, आप ये देखिए, एक उदाहरण के तौर पर चीन आज इतना ताकतवर बना है, इतने पैसे वाला बना है, कैसे? अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ताइवान के इन्वेस्टमेंट से। ताइवान का $14 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन 3 साल के अंदर $11 बिलियन वापस ताइवान चले गए हैं। वो चाहते हैं कि भारत में निवेश करें, लेकिन भारत सरकार को यह लगता है कि कहीं चीन को खराब ना लगे, हम ताइवान के साथ वैसे पॉलिटिकली इंगेज नहीं होना चाहते। तो इस तरह के तमाम जो डायमेंशंस है, उसको नए साल में रिवाइज करने की जरूरत है। राजेश जी, आप मानते हैं कि ये जो क्वाड की चौकड़ी है उस पर चीन की नज़र है और इसीलिए उस प्रेशर को वो फील करता है, इस वजह से भारत के साथ ये सख्त रुख अपनाता है समय समय पर मौका देखकर? ये भारत के साथ ही नहीं, बाकी क्वाड देशों के साथ भी इसी तरह हॉट एंड कोल्ड जो है वो करता रहता है। तो देखिए, क्वाड में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप अगर पूरी तरह से क्वाड में चले जाएं तो कभी ये भी हो सकता है कि आपकी जो नेवल शिप्स हैं वो अमेरिकन कमांड के नीचे चली जाएं। ये जो क्वाड का जो सिस्टम है वो उसको काफ़ी बैलेंस करना पड़ेगा। जो भी सिक्योरिटी डायमेंशन है उसमें कितना हम आगे जा सकते हैं और कितना हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो जब हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी हम ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। जिस तरह से आज हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हम उसको कर रहे हैं। जरूर जैसे बताया ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अमेरिका का रुख भी ऊपर नीचे रहा है, तो इसीलिए हमें भी कैलिब्रेट सर, लेकिन जैसा आप मनीष कह रहे थे कि एक टोटल अप्रोच शिफ्ट करने की जरूरत है। निनाद सर, अमेरिका में भी तो देखिए अब ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप का चीन को लेकर क्या रुख है हम सभी जानते हैं। दूसरा ये कि चाइना ने अपने डेट ट्रैप में भारत के पड़ोसियों को फंसाया, भारत के खिलाफ उसने एक पूरा एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की। हम श्रीलंका का, पाकिस्तान का या फिर मालदीव का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्या भारत के ऐसे अप्रोच को एक्सेप्ट करने की कोई गुंजाइश है कि चाइना की ऐसी कोई घेराबंदी हम कर पाएं, तब जबकि अमेरिका से भी अब शायद पॉजिटिव सिग्नल मिले हमें चीन को लेकर? क्योंकि चीन तो वही कर रहा है जो भारत को नुकसान करेगा। भारत की जमीनों पर उसकी नजर है, भारत की सीमाओं पर उसकी नजर है, ये साफ दिख रहा है। कंसिस्टेंसी है इस पॉलिसी में। देखिए, भारत के पास काफ़ी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, पर उनको अपने कार्ड्स ढंग से खेलने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि ट्रंप जो हैं वो अंग्रेजी में जैसे आइसोलेशनिस्ट कहते हैं प्रेसिडेंट है, कि हम अपने दूसरों का दिक्कतें हम नहीं उठाने वाले हैं। इसका क्या मतलब हुआ क्वाड के लिए कि अमेरिका की कमिटमेंट जो पाइवट टू द पैसिफिक ओबामा ने की थी उससे कम होगी, पर उसका मतलब ये भी है कि हमारा दायरा बढ़ेगा। ये हो सकता है कि ट्रंप हमें बोले कि आप आगे आएँ, हम आपको पीछे से सपोर्ट करें। क्या हम आगे आएंगे? आगे आने के लिए हमारे को 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला, अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ $75 बिलियन डिफेंस बजट है, 2.5% भी नहीं है हमारी जीडीपी का। सबसे पहले हमें वो बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, हमको कहना पड़ेगा कि हम परमानेंट डिप्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया करना चाहेंगे। बाय द वे, हम जापान में ऑलरेडी एयरफोर्स के लॉन्गर डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे को जापान के साथ, जापान छोटी कंट्री नहीं है, जापान बहुत सेकंड मोस्ट पावरफुल नेवी है एशिया में चाइना के बाद। जापान के साथ हमारे को डीपन करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी, और एक तरह से जैसे वो हमारे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक और काउंटर घेराव हम कर सकते हैं अगर हम अपने जहां हमारी जुबान है वहां अपना पैसा लगाएं। इस वक्त जरूरी है कि हम हार्ड डिसीजन लें, ज्यादा डिफेंस पे खर्चे, अपनी क्षमता बढ़ाएं। अगर बॉक्सिंग करनी होती है तो सिर्फ पंचिंग की भी जरूरत होती है, सिर्फ अच्छी नेक से नहीं होता है, पंचिंग भी करनी पड़ती है, और उस पंचिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे कि ताकि जो 10 साल 15 साल बाद हमें ऐसी क्षमता दे। और अभी जो इमीडिएटली जो हमें करना है, बड़ी सिंपल बात है, हमने एक रुख लेना है कि हम ताइवान को एक्टिवेट करें, हमने एक रुख लेना है अमेरिका के साथ ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप करें, हमें एक रुख लेना है हम जापान के साथ ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप करें, हमें एक रुख लेना है हम इंडोनेशिया के साथ ज्यादा पार्टनरशिप करें। ऐसा नहीं है कि चाइना का घेराव नहीं हो सकता, उसके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। ठीक है,